सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। और ये जो पूरे के पूरे नोट्स हैं मेरे क्लास नोट्स ही हैं, मैंने पहले पढ़ा रखे हैं और ये नोट्स प्रिपेयर करवाए थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये पूरे लेक्चर की सीरीज चलेगी एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप लोग जो है अपना पार्टिसिपेशन इसमें अच्छा रखेंगे। एंड ये पूरे की पूरे जितने भी बेसिक पार्ट है सब कुछ इसके अंदर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड। हर एक चीज जो है वो आपकी कवर होगी। तो हम लोग जो एनवायरमेंट इकोलॉजी का हिस्सा है इसमें जो टॉपिक्स पूरी सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे, जैसे लॉ ऑफ लिविंग है, उसके बाद सल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस है, इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन, फूड वेब, ये पूरे टॉपिक्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। एनर्जी फ्लो, हाइबरनेशन का कंसेप्ट है। देन वी हैव थर्मल माइग्रेशन, बर्जमैन रूल क्या है, ये एनवायरनमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं। उसके बाद एलन रूल भी होता है, सो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक वी विल डिस्कस अबाउट एलन रूल। एक आपका एलन रूल आता है, सो वी विल डिस्कस अबाउट एलन रूल। सॉइल वाटर का कंसेप्ट एक आता है। उसके बाद मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर एक कंसेप्ट आपका आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें। फिर एक एंटोबायोसिस का कंसेप्ट आता है और इसमें एक कंसेप्ट और आता है जिसे हम बायो कंट्रोल भी शब्द इस्तेमाल करते हैं। एपिजॉइड्स क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या है, प्रेडेशन क्या है, कमेंसलिज्म क्या है, कंपटीशन क्या है। उसके अलावा म्यूचुअलिज्म का कंसेप्ट है, इकोलॉजिकल नीचे का कंसेप्ट है, इकोटोन क्या है। तो ये सब टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। हम लोग ये सब जो कमिंग लेक्चर्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे। सो बायो जियोकेमिकल साइकिल है क्या है, फिर सिम्बाइडल ग्रोथ कर्व के बारे में, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में, फ्रेश वाटर हैबिटेशन है। उसका ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, ओजोन लेयर डिप्लेशन वी विल डिस्कस। पॉल्यूशन के डिफरेंट चीजें, एयर, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल, ये डिफरेंट यूट्रोफिकेशन का कंसेप्ट है। बायोमैग्निफिकेशन है, बायो एक्युमुलेशन है, बायोडाइवर्सिटी है, जेनेटिक बायोलॉजिकल इकोसिस्टम है और हॉटस्पॉट के कंसेप्ट्स हैं। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी जो है, उसका नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये थोड़ा सा देखो कई चीजें जो हैं जो थोड़ा एडवांस आएंगी धीरे धीरे, उसमें अपडेट पार्ट जो भी वो भी हम लोग एक एक करके जो है वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो भी एक एक करके वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, कुर्जनेट्स कर्व क्या है, रेड प्लस क्या है, मेजर मल्टीलैटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट्स क्या है, वेटलैंड्स की बात किया जाए, मैनग्रोव्स की बात किया जाए, हैजार्डस मटेरियल, मिनामाटा कन्वेंशन, बायो रिमीडिएशन का कंसेप्ट है, एक सीएफसी गैस है, एजेंडा 21, लीगल प्रोविजन फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट, अलग अलग अवार्ड्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, बायोपायरेसी, और फिर लीचिंग का कंसेप्ट है। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो, ये सब टॉपिक्स हम लोग एक एक करके वी आर गोइंग टू डिस्कस। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड देखो जो सोर्सेस इसमें मैं कवर कर रहा हूँ, देखो क्या क्या सोर्सेस हैं। जैसे एक तो शंकर एस वाली किताब है, शंकर एस की जो किताब हमें पढ़नी होती है, तो एक तो शंकर एस वाली जो बुक है दैट वी विल डिस्कस, शंकर एस की किताब है। दूसरी एक आपकी जो बायो वाली किताब आती है, क्लास 12th वाला वो है। और एक और भी एक किताब है, बहुत अल्टीमेट किताब है, जो कि एक प्रोफेसर की है और एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो, उनके द्वारा किताब, वो जनरली फेमस नहीं है बट उसमें भी मैंने जो कंटेंट है वो कंटेंट इसमें कवर किया हुआ है। तो वो भी हम लोग जो है दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर, एक एक करके ये भी कवर करेंगे। तो पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से समझना है एंड बहुत ध्यान से समझना है, और जो भी कंटेंट है, ये जो भी डिस्कशन हो रहा है उसको आप लोग को बढ़िया तरीके से नोट डाउन करना है एंड दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प। इसका अगर आप कहीं पढ़ने भी जाते हो तो बहुत चार्जेस लगते हैं, आप लोग को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरे द्वारा भी अभी सेकेंड ARC रिपोर्ट का कोर्स चल रहा है, सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप, अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो वो आप लोग जरूर से करें। उससे काफ़ी सारा कंटेंट मैं आपको फ्री भी दे रहा हूँ। और कुछ चीज़ें जो है एग्रीकल्चर ऑप्शनल हैं, कुछ टेस्ट सीरीज भी आएंगी, आकलन सीरीज है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसमें पूरा आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलो शुरू करते हैं। पहला कंसेप्ट है एनवायरनमेंट का। देखो बहुत बेसिक से स्टडी करेंगे, बेसिक पार्ट है, और साथ साथ में आप लोग जो है नोट्स भी अपने बनाते जाओ। तो यहाँ पे पहली चीज तो क्या है कि देखो एनवायरनमेंट का मतलब हमें समझना है कि एनवायरनमेंट का मतलब, तो एनवायरनमेंट क्या है, वाटर, एयर, लैंड, देयर इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ, ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग बीइंग। तो एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है, एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास यू हैव वाटर, पानी भी है, एयर भी है, लैंड भी है, ये सब चीजें हैं। और उनका इंटरेक्शन आपस में, मींस जैसे पानी, हवा और लैंड का इंटरेक्शन आपस में, और इन सब का जो इंटरेक्शन है दैट इंटरेक्शन विद ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्शन है, प्लस दूसरे जो लिविंग सिस्टम है उन दूसरे लिविंग सिस्टम से भी आपका
जो इंटरेक्शन है दैट इज देयर, ये आपका क्या होगा, इसे हम एनवायरमेंट कहते हैं। अब जैसे मान लो एक टर्म आप यूज करते हो बायोस्फीयर, ये बहुत बार आपने सुना होगा। तो बायोस्फीयर के अंदर सारी चीजें जहां, मतलब बायोस्फीयर बेसिकली कहाँ है, जो भी लाइफ को सपोर्ट करे, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता, आपका लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो आपके पास एटमॉस्फेयर है, आपके पास इकोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, और उसके पास लिथोस्फीयर है। तो ये और पूरा जो है बायोस्फीयर है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि बायोस्फीयर पूरा का पूरा एक ऐसा टर्म है दैट बेसिकली डिसाइड एंड डिफाइन जहां पे भी जो लाइफ है, दैट लाइफ आपकी एग्जिस्ट करती है। अब ये बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन ये तो आपसे जो है दे विल नॉट आस्क, बट एटलीस्ट वी शुड हैव सर्टेन टाइप ऑफ, मतलब थोड़ा सा जानकारी जो है हमें होना चाहिए। जैसे मान लो लैंड पे भी हो सकती है लाइफ, पानी में भी हो सकती है, एटमॉस्फेयर में भी हो सकती है ना। तो ये सब हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब जनरली जब हम एक देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आप अगर देखो कि सबसे ऊपर क्या है, जैसे मान लो कि कोई भी जैसे कोई भी अगर एक एरिया इमेजिन करो, सपोज करो दिस इज द एरिया, और यहाँ पे आपके पास ट्रीज हैं, ट्रीज के पास आपके पास एक वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के पास आपके पास, वाटर बॉडी के अलावा आपके पास एक लैंड एरिया है, और वहां पे है ना एक रॉक पड़ी हुई है। तो इन सब का आपस में इंटरेक्शन होगा। जैसे मान लो एक ट्री है, ट्री के बाद यू हैव देयर आर सर्टेन थिंग्स जो क्या है आपस में दैट विल इंटरेक्ट। तो जैसे मान लो एक आप इमेजिन करो कि पास में कोई एक नदी है, नदी के पास पेड़ पौधे, रॉक्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर चीज है, एंड दे विल इंटरेक्ट। वो क्या करेंगे आपस में, दे विल इंटरेक्ट। तो ये जो सिस्टम है, ये जब हम इंटरेक्शन या जो पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट होता है, इसी को हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। वी यूज द टर्म कॉल्ड एज इकोसिस्टम, है ना। जैसे आप इमेजिन करो किसी भी लेवल पे, जैसे पॉन्ड्स हैं, पॉन्ड्स के आसपास का ये देखो तो उसमें पॉन्ड्स हैं, मछलियां हैं, पौधे हैं, रॉक्स हैं, वो आपस में सब एक दूसरे से एक लिविंग सिस्टम के बेसिस पे देखा जाए तो कोई ना कोई इंटरेक्शन जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम उसके लिए एक टर्म जो है यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी चीज इकोसिस्टम में कई सारी कम्युनिटीज होती हैं। कम्युनिटीज बनती हैं कई पॉपुलेशन से बन के। जैसे मान लो एक टाइगर की पॉपुलेशन होगी, टाइगर की एक लायन की पॉपुलेशन होगी, और दूसरे जीव की, प्लांट की पॉपुलेशन होगी, ऐसे बहुत सारे जीव की पॉपुलेशन होगी। तो डिफरेंट पॉपुलेशन, मान लो P1 P2 अलग अलग पॉपुलेशंस हैं, ये मिलके कम्युनिटीज बनाएंगी, दे विल मेक अ कम्युनिटीज। तो कम्युनिटी से बड़ा यूनिट है, मतलब पॉपुलेशन से बड़ा यूनिट कम्युनिटी। कई पॉपुलेशन बनाने के लिए आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म, मान लो टाइगर की पॉपुलेशन है तो टाइगर मिलके टाइगर की पॉपुलेशन बनाएगा। इसी तरीके से मान लो ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स के अंदर सेल्स के अंदर क्रोमोजोम के अंदर जीन। तो इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम के अंदर सबसे छोटा यूनिट क्या है, वो है जीन। जैसे आप, हमारा भी जो शरीर है, उस शरीर के अंदर भी इफ विल टॉक अबाउट, हमारे शरीर पे भी क्या है, इफ विल टॉक अबाउट आवर, अगर हम अपनी बात करें, इफ विल टॉक अबाउट आवर बॉडी पार्ट, हम अपने उसकी बात करें, तो वहां पे भी क्या है, वी कैन सिंपली से कि सबसे जो छोटा यूनिट है, दैट छोटा यूनिट इज, मतलब जैसे सेल है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम, डीएनए, और फिर आपकी जीन्स प्रेजेंट होती है। तो हमारी स्किन का कलर कैसा है, हर चीज, जितनी भी चीज अगर आप देखोगे, उस हर एक चीज जो डिपेंड, या जो भी आप ट्रेट देखोगे, वो सारे के सारे जो ट्रेट्स हैं, दोस ट्रेट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन व्हाट, वो आपके डिपेंड करते हैं, जिसे हम वी यूज द टर्म कॉल्ड एज, लाइक ऑल द ट्रेट्स और कैरेक्टर्स दे डिपेंड्स ऑन व्हाट वी कॉल इट एज, कि वो जीन पर आपके निर्भर करते हैं। ठीक है, वो जीन पर आपका निर्भर करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं लॉ ऑफ लिबिग, ये कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट दैट वी कॉल इट एज, दैट इज द लॉ ऑफ लिबिग, द लॉ ऑफ मिनिमम, ये शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहां पे इसको एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेनली ये जो कंटेंट है, ये सारा कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक एक कंसेप्ट को समझते रहना है, और बेसिक, जैसे सामने आपको कंटेंट पूरा दिख ही रहा होगा, हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरी ही क्लास में ये नोट्स प्रिपेयर किए गए थे। तो ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स के माध्यम से आप लोग जो है अपने नोट्स प्रिपेयर करें, और जो भी कंसेप्ट है उसको ध्यान से समझें। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट एनवायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ लिबिग या लॉ ऑफ मिनिमम। अब इसमें क्या है कि कहा गया कि यहां पे कहा गया कि देखो, जैसे मान लो, इसमें सिंपल सी बात क्या कही जा रही है कि कोई भी प्लांट है, मान लो एक एग्जांपल लेते, किसी पौधे का एग्जांपल लेते, प्लांट। तो कहा गया कि जो प्लांट है ना, उस प्लांट का ग्रोथ जो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा ऐसे फूड स्टफ पे, मतलब मान लो न्यूट्रिएंट्स पे, जो कि सब लाइक विच इज प्रेजेंट टू ईट इन मिनिमम, जो कि सबसे कम आपका
प्रेजेंट होगा। इट मीन्स व्हाट, जैसे कई ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, मान लो कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है और उनकी जरूरत बहुत होती है। अगर जीव को वो नहीं मिलेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो लॉ ऑफ लिबिक क्या कहता है कि जो प्लांट का ग्रोथ है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ फूड स्टफ पे, जो कि सबसे मिनिमम प्रेजेंट टू ईट इन मिनिमम, जो मिनिमम अमाउंट आपका मतलब उसमें आपका प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल हर एक प्लांट को जैसे जैसे लाइक हर एक प्लांट है, अब जैसे प्लांट को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा अमाउंट में है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कम अमाउंट में चाहिए। लेकिन कहा क्या गया है कि हर एक प्लांट को सर्टेन काइंड्स और क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फूड मटेरियल की जरूरत है। अगर इफ वन ऑफ द फूड मटेरियल इज एब्सेंट द प्लांट डाइज, एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विल बी मिनिमम। तो यहां पे देखो क्या लाइन लॉ ऑफ लिबिक क्या कहता है कि देखो हर एक प्लांट को ग्रोथ करने के लिए कुछ ना कुछ फूड स्टफ की जरूरत पड़ती है, खाने के लिए उसको कुछ जरूरत है। तो हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी सब खाते हैं, प्लांट्स के लिए क्या है, प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। प्लांट्स बेसिकली किस पर निर्भर करते हैं, प्लांट्स डिपेंड करते हैं, दे रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स, उन्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। अगर वो न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल एब्सेंट हो जाए, मतलब न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ही ना हो, न्यूट्रिएंट्स बचे ही ना, तो अगर एब्सेंट की सिचुएशन है तो प्लांट क्या होगा, प्लांट विल डाई। बट अगर सपोज करो अमाउंट कम है तो व्हाट विल हैपन कि जो प्लांट की ग्रोथ है दैट प्लांट ग्रोथ विल बी मिनिमम। तो ये जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को बोला जाता है लॉ ऑफ लिबिक भी कहा जाता है। लॉ ऑफ लिबिक शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसी के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं दैट इज द लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ लिबिक, या फिर हम शब्द जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज लॉ ऑफ मिनिमम। ठीक है, तो एक लॉ ऑफ लिबिक एंड अदर इज दैट इज लॉ ऑफ मिनिमम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक पॉइंट है दैट इज लॉ ऑफ शेफर्ड। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है, इसको पॉज करके आप लोग देख सकते हो कि लॉ ऑफ लिबिक क्या है, ये आपको नोट कर लेना है। एंड देन लेट्स डिस्कस एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज लॉ ऑफ शेफर्ड। लॉ ऑफ शेफर्ड या लॉ ऑफ टॉलरेंस शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो लॉ ऑफ शेफर्ड। अब देखो ये क्या है कि एनवायरनमेंट की बहुत बेसिक, जैसे पॉलिटी में आप प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और इनके बारे में पढ़ते हो, इसी तरीके से जो आप मतलब देखोगे ना, जैसे आप प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और इनके बारे में पढ़ते हो, इसी तरीके से हम लोगों को लाइक वी टॉक अबाउट आवरसेल्फ, तो इसी तरीके से एनवायरनमेंट में जब हम स्टडी करते हैं तो ये बेसिक लॉज हैं जो मतलब पता होना चाहिए। पूछ भी सकते हैं, आज नहीं तो कल पूछ सकते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चंस आपके कम हो जाएंगे इनके पास तो फिर ये जरूर से पूछ सकते हैं। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि दे कैन आस्क द क्वेश्चन, इस एरिया से भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखते हैं लॉ ऑफ दैट इज लॉ ऑफ शेफर्ड। लॉ ऑफ शेफर्ड क्या है? शेफर्ड, अब इसे लॉ ऑफ टॉलरेंस भी बोलते हैं, इसे लॉ ऑफ टॉलरेंस शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, ये टर्म भी याद रखना। तो शेफर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस डील्स विद द लिमिटिंग इफेक्ट ऑफ द मिनिमम ऑफ द प्रेजेंस एंड द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। दिस लॉ particularly takes into account the environmental factors like water, temperature and और दूसरे कंडीशंस। जैसे अब ये आप इस डायग्राम को देखो, तो जैसे मान लो क्या है कि यहाँ पे ये कंडीशन देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, ये जो मान लो एक टेम्परेचर ही ले लो, एक जीव जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस में जी सकता है। तो मान लो 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो उसकी बढ़िया ग्रोथ होगी, मतलब उसकी पॉपुलेशन जो है क्या होगी, बढ़िया ग्रोथ होगी। तो ये इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे किसी ग्रोथ बढ़िया हो रही है। उसके बाद क्या होगा कि मान लो टेम्परेचर यहाँ 30 से 38 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इसकी पॉपुलेशन या ग्रोथ होगी वो मिनिमम होगी। और एक स्थिति यहाँ आ जाएगी, मान लो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, तो ये जोन ऑफ इनटॉलरेंस हो जाएगा। तो जोन ऑफ इनटॉलरेंस होगा, ये जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जोन होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि 30 डिग्री पे ये जी पाता है, 30 डिग्री में तो इसकी बहुत बढ़िया ग्रोथ होगी। लेकिन जैसे जैसे अगर आप देखोगे 38 डिग्री, तो ये जोन जो आ जाएगा, इसे बोलेंगे कि ये अब जिस जोन में है उसे स्ट्रेस जोन बोलेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो स्ट्रेस जोन है, इसके बाद अगर और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जोन ऑफ इनटॉलरेंस होगा एंड प्लांट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव।
मतलब कोई भी जीव है वो आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक जोन इंपॉर्टेंट है जिसे हम ऑप्टिमम जोन शब्द जिसके लिए हम इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यू है लाइंग बिटवीन क्रिटिकल लिमिट वाइल नेचुरली फॉल्स इन द लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस। एंड यहाँ पे अगर आप देखें कि लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये एरिया क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, इट इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेंस। और इसके बियॉन्ड का जो इलाका होगा वो क्या होगा, इनटॉलरेंस होगा। तो यही चीज आपकी बोली जाती है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ शेफर्ड। इसको क्या बोलते हैं, इसी इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ शेफर्ड। तो शेफर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस डील्स विद द लिमिटिंग इफेक्ट ऑफ द मिनिमम ऑफ द प्रेजेंस एंड द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस लॉ पर्टिकुलरली टेक इनटू अकाउंट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऑर्गेनिजम्स लिव विद इन द रेंज बिटवीन टू मच एंड टू लिटिल लिमिट ऑफ टॉलरेंस। तो यहाँ पे देखो टू मच या टू लिटिल, मतलब कोई चीज मान लो ये 30 डिग्री पे है, अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री हो जाए तो इनटॉलरेंस हो जाएगा, और भी मतलब 20 डिग्री और कम हो जाए तो ये एक स्ट्रेस जोन आ सकता है। तो अगर कोई जीव एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे या किसी भी एनवायरमेंट फैक्टर पे अगर वो जी रहा है तो उसमें अगर वो बढ़ जाएगा, इफ इट विल इंक्रीज या डिक्रीज एक लिमिट के बाद, वो मतलब जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे हम अगर किसी स्थिति में बैठे हैं, आप एक कमरे में बैठे हो और गेट वोट सारे बंद हैं, तो आप जो है थोड़े समय के लिए जो है वो आप ठीक ठाक रहोगे। उसके बाद मान लो बहुत टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपका टॉलरेंस लेवल के ऊपर चीजें चली जाएंगी, आपकी फिर हेल्थ खराब हो जाएगी, तबियत खराब हो जाएगी, फिर बहुत सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पे हमें देखना है कि एक जोन ऑफ इनटॉलरेंस है और एक जोन ऑफ टॉलरेंस है। ये जोन ऑफ टॉलरेंस बेसिकली क्या है, ये जो है आपकी ये जोन ऑफ टॉलरेंस कंसिडरेशन के अंदर आता है, और इसके बियॉन्ड यू हैव अ जोन ऑफ इनटॉलरेंस। ठीक है, और यही चीज जो डिफाइन आपकी की गई है लॉ ऑफ शेफर्ड। तो देखो आपको कोई लिखने के लिए नहीं पूछेगा कि राइट अबाउट लॉ ऑफ शेफर्ड, बट हमें क्या है कि हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इन सारे लॉस के बारे में। जैसे जैसे हमें जानकारी होगी इन लॉ के बारे में, मान लो प्रीलिम्स में आपसे पूछे लॉ ऑफ शेफर्ड रिसेंटली न्यूज में था क्या है, तो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ। ठीक है, सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप आप लोग जरूर से डाउनलोड करें, उसमें काफी सारी चीजें हैं, फ्री मटेरियल्स और सारी चीजें, तो आप लोग देख लेना। अब देखो, ईच इकोलॉजिकल फैक्टर विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट इफेक्ट, जिसे हम लिमिट ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। जैसे मान लो हम अपनी बात, लाइक वी कैन टॉक अबाउट आवरसेल्फ, हम लोग जो है, हम जैसे मान लो ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, और ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन है। अब ये पर्सन क्या है, एक ये नॉर्वे से आया है, ये नॉर्वे से आया है, इसका नाम है टुन टुन टुटुन। ठीक है, तो अब नॉर्वे से आया है, नॉर्वे से आने के बाद ये क्या है, ये 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में बाहर नहीं रह सकता है। अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो इसका शरीर जो है कुछ ना कुछ इसे हो जाएगा, कुछ कुछ होता हो जाएगा इसके साथ, और ऐसे में ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, वो क्या है, द पर्सन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो ये जो स्थिति आपकी बनती है, हम वी कैन से, ये आपका क्या है कि कोई भी फैक्टर है उसमें एक एक्सट्रीम बहुत ज्यादा या बहुत कम, उसके बीच का जो बनता है उसे हम लिमिट ऑफ टॉलरेंस बोलते हैं, और इस लिमिट ऑफ टॉलरेंस को ही डिफाइंड लॉ ऑफ शेफर्ड के अंदर किया गया है। ठीक है, तो हमने एक पार्ट डिस्कस किया, दैट इज लॉ ऑफ लिबिग, और उसके बाद दूसरा जो हमने डिस्कस किया दैट इज लॉ ऑफ शेफर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोकली अपडेट, जो लोकली अडॉप्टेड पॉपुलेशन है उसे हम इको टाइप बोलते हैं। मतलब अब ये टर्म आपको याद रखना, यहाँ पे ये टर्म आप नोट कर लो, दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इको टाइप। व्हाट डू यू मीन बाय इको टाइप? तो जैसे मान लो एक जगह है, ये जगह है, यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे वाटर भी है, यहाँ पे कुछ पौधे भी हैं, तो ये जो भी कंडीशंस हैं, ठीक है, जिस भी कंडीशन की अगर आप बात करो तो ये जो भी कंडीशंस हैं, इस कंडीशन में ये पूरा का पूरा सरवाइव करेगा। और ये कंडीशन में एक आप कह सकते हैं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, उस ऑर्गेनिज्म की आपकी पॉपुलेशन है, एंड दैट ऑर्गेनिज्म विल बी एबल टू सर्वाइव, और वो इस जगह रहने लग गई। तो इस पूरी कंडीशन के लिए एक पॉपुलेशन जो है वो रह रही है, उस पे अडॉप्ट करके, तो उस पॉपुलेशन को हम बोलेंगे इको टाइप। ये टर्म याद रखना है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय इको टाइप। जैसे मान लो कोई भी पर्सन है, अब कोई रह रहा है,
जरूरी नहीं है कि दैट पर्सन विल बी एबल टू लिव एनीवेयर। आप अगर रेगिस्तान से हो और आपको उठा के कहीं बहुत ठंडी जगह में रख दिया जाए, तो अब मान लो फिर आप अगर वो माइक्रो एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करोगे, वो स्थिति नहीं क्रिएट करोगे, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि फिर जो है मतलब दिक्कत हो जाए, आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। मतलब मान लो आपको बहुत गर्मी लगे तो एसी चला लिया, या ठंड लगे तो मतलब आपने रजाई ओढ़ लिया या ब्लोअर चला लिया, तो आप सरवाइव कर सकते हो। तो यही स्थिति रहती है कि जो लोकल, अब जानवरों के साथ, प्लांट के साथ ऐसा नहीं है कि वो एसी चला लें या रजाई ओढ़ लें, उनके साथ तो ऐसा नहीं। तो जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में जो जीव सरवाइव करते हैं, वो जो भी कंडीशन में एक पॉपुलेशन आपकी जो डेवलप होती है, या आप कह सकते हैं, तो उसे हम वी यूज द टर्म, हम एक शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं, दैट इज इको टाइप, उस पूरे सिचुएशन में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या है कि इको स्पीसीज टू अ पर्टिकुलर हैबिटेट, तो यहाँ पे क्या है कि इट इज बेसिकली, यहाँ पे ये पॉइंट आपको जो है ध्यान में रखना है कि व्हेन यू टॉक अबाउट द इको टाइप, तो ये बेसिकली क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ अ इको स्पीसीज टू अ पर्टिकुलर हैबिटेट के रिस्पॉन्स में वो जो जीव है वो आपका रहता है। Genetically different population from physiological और functional response as a particular area is known as ecophyne। अब देखो क्या है कि जैसे मान लो ये रीजन है ना, यहाँ पे एक एक जीव है, मान लो P1 पॉपुलेशन भी है, P2 पॉपुलेशन भी है, P2 पॉपुलेशन भी है। तो एक एक मतलब एक P1 पॉपुलेशन है, उसने अपने अंदर कुछ बदलाव किया और वो यहाँ जी रही है। P2 पॉपुलेशन है, उसने भी अपने जेनेटिक लेवल पे कुछ चेंजेस किए और वो भी यहाँ रह रही है। तो यहाँ पे जो ये पॉपुलेशन है एक सेपरेट, उसे तो हम इको टाइप बोलेंगे। और ऐसे जो जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन है, जेनेटिकल लेवल पे डिफरेंट है, मान लो हो सकता है कि किसी रीजन में जैसे मान लो पॉपुलेशन है, मान लो टाइगर, जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे मान लो चीता है। अब चीता की पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो एशियन चीता और अफ्रीकन चीता में जेनेटिकल डिफरेंसेस होते हैं। तो एशियन अफ्रीकन चीता को एशिया में सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जो जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन है, अगर देखा जाए पर्टिकुलर एरिया में, तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में वी कैन से कि जो जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन फ्रॉम फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल रिस्पॉन्स एज अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इकोफीन। मतलब ये जो एरिया है, यहाँ पे जो डिफरेंट जेनेटिक लेवल पे डिफरेंट जो ये पॉपुलेशन है एंड दिस पॉपुलेशन दे विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शनल रिस्पॉन्स, मतलब एक एरिया में डिफरेंट सेट ऑफ तरीके से वो कार्य करेंगी। तो ऐसी जो है इन्हें हम इकोफीन बोलते हैं। ये टर्म आप याद रखना, वी यूज द टर्म कॉल्ड एज इकोफीन। तो जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन फ्रॉम फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल रिस्पॉन्स एज अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इकोफीन। इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है दैट इज इकोफीन। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। अब जैसे अब बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, हमने जो अभी अभी सीखा, तो मैंने आपको जो बताया है लॉ ऑफ लिबिक के बारे में बताया, उसके बाद लॉ ऑफ शेफॉर्ड के बारे में बताया, उसके बाद हमने ये समझा, उसके बाद हमने जो डिस्कस किया इको टाइप के बारे में डिस्कस किया, फिर वी हैव डिस्कस अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ इकोफीन, इकोफीन क्या होता है। और लेट्स मूव टू द अदर पार्ट दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है, अब इकोसिस्टम मैंने स्टार्टिंग जो लेक्चर की हुई थी उसमें ही बताया था। अब इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है और हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ह्यूमन क्रिएटेड भी हो सकता है। इकोसिस्टम जो है वो ह्यूमन क्रिएटेड भी हो सकता है और वो नेचुरल भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी लाइक क्रिएटेड नेचुरली ऑल्सो, नेचुरली भी वो आपका हो सकता है, नेचुरली भी क्रिएट जो है वो आपका हो सकता है। तो नेचुरल में एक्वेटिक भी हो सकता है, पानी वाला, टेरेस्ट्रियल लैंड वाला, पानी में फ्रेश वाटर भी हो सकता है और समुद्र वाला भी हो सकता है। फ्रेश वाटर में आपका लोटिक और लैंटिक, ये सब आगे टॉपिक्स आएंगे। लोटिक का मतलब होता है जैसे फ्लोटिंग वाटर, और पॉन्ड स्टेबल वाटर, जैसे मान लो तालाब है, तालाब का पानी बहता पानी नहीं है। तो लैंटिक मतलब जो ये आपका लैंटिक शब्द इस्तेमाल होता है। लैंटिक मतलब जैसे मतलब पॉन्ड है, पॉन्ड में पानी बहता नहीं है, तो ये क्या है, यहाँ पे जो आपका इकोसिस्टम होगा उसे हम लैंटिक शब्द उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। पॉन्ड्स के केस में, लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ पॉन्ड्स, पॉन्ड्स के केस में हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज द टर्म दैट इज लैंटिक। लोटिक का मतलब है जैसे मान लो रिवर है, या जहां भी वाटर जो है, वाटर आपका फ्लो कर रहा है, अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो वो जो है वो स्थिति हम उसके लिए हम लोटिक शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो एक तरफ आपका लेंटिक हो गया और दूसरी तरफ आपका लोटिक हो गया, ये ध्यान में रखना। अब इकोसिस्टम के अंदर तो देखो ये क्लासिफिकेशन याद रखना है, एक तो ह्यूमन मेड है तो वो तो आर्टिफिशियल होगा, और
जो नेचुरल इकोसिस्टम होगा, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, फिर टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे, एक्वेटिक में आपका फ्रेश वाटर हो गया, मैराइन ओशियन हो गया, लोटिक में फ्लोटिंग वाटर, लेंटिक में आपका पॉन्ड और ये सब आ जाता है। अब इसमें अगर आप देखोगे कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके मेजर कंपोनेंट्स एक बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स अगर आप देखोगे तो आपके पास कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स है, एबायोटिक। बायोटिक मतलब जिसके लाइफ है, जैसे मान लो प्लांट्स हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर मतलब जो, जैसे प्लांट्स दे आर कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स जो पौधे होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट, दे आर कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ मतलब वो खुद खाना बना सकते हैं। प्लांट्स में क्या है कि जैसे मान लो ये प्लांट है और इस प्लांट में आपका जो प्रोसेस होता है उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और इस फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो प्लांट है, प्लांट इज एबल टू प्रिपेयर फूड, एबल टू प्रिपेयर फूड, एबल टू प्रिपेयर फूड। ठीक है, कंज्यूमर की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीन तरीके से होते हैं। तो प्लांट को जो डायरेक्ट कंज्यूम करता है, जैसे मान लो हर्बीवोर्स हैं, है ना, हर्बीवोर्स हैं जो डायरेक्ट घास खाते हैं, हर्बीवोर्स को खाएंगे तो वो कार्निवोर्स होंगे, कार्निवोर्स होंगे, फिर एक कार्निवोर्स को दूसरा कार्निवोर्स खाएगा। तो ऐसे ही आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। फिर मान लो जो जीव मर जाता, मान लो कोई जीव है वो डेड हो गया, डेड हो गया। अब डेड को डिकम्पोज करने का काम क्या होता है, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, यू हैव मेनी बैक्टीरिया, मतलब बहुत सारे फंजाइज होती हैं, है ना, देयर आर सर्टेन, है ना, तो फंजाइज होती हैं कई सारी। सो दे फैसिलिटेट इन डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में दे फैसिलिटेट। ठीक है, तो एक आपका क्या होगा, डिकम्पोजर होगा। एबायोटिक फैक्टर्स मतलब जिस पे लाइफ नहीं, बट वो फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लो एडेफिक का मतलब होता है सॉइल से रिलेटेड, रिलेटेड विद सॉइल। एडेफिक शब्द जब अगर आप यूज करते हो तो इट इज रिलेटेड विथ सॉइल, रिलेटेड विथ सॉइल से रिलेटेड है। तो जैसे सॉइल, सॉइल पीएच, ये सब इसमें आ जाता है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में रेनफॉल, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, रेनफॉल है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये फैक्टर्स इसमें आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर्स एक हो गया और एक तरफ एडाफिक फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें सॉइल, सॉइल पीएच और ये सब भी आपके वी कैन कंसिडर। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इकोसिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, कॉमन सी बात है, क्योंकि इकोसिस्टम क्या होता है वो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये टर्म दिया किसने था, ये टर्म दिया गया था एजी टैंसले ने, इन्होंने ये टर्म दिया था और इन्होंने इसको डिफाइन भी किया था कि बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें कहा गया कि जैसे जो लिविंग है, लिविंग और नॉन लिविंग, नॉन लिविंग जो है, जो कि दोनों एनवायरनमेंट का हिस्सा है, एंड बोथ दीज फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट दे इंटरैक्ट, है ना, इनके इंटीग्रेशन और इंटरेक्शन से, इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से वी हैव, जिसे हम कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन एंड ये सब वी हैव, मतलब इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम का आपका फॉर्मेशन होता है। सो इकोसिस्टम की अगर बात करें जहां पे वी हैव एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सी चीज इकोसिस्टम से रिलेटेड है, तो कोई भी इकोसिस्टम होता है उसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है ना। जैसे मान लो प्रोड्यूसर है, फिर कंज्यूमर है, फिर आपका, है ना, जैसे मान लो you have like for example you have producer, you have consumer, फिर for example you have decomposers, आपके पास जो है decomposers हैं, you have decomposers also। तो ये जो अलग अलग हैं, जैसे मान लो प्रोड्यूसर्स आपके क्या हो गए, प्लांट्स हो गए, प्लांट्स को खाने वाले, और जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स ये है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से यहाँ तक क्या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ये यार है ना, जैसे मान लो प्लांट ने 100 कैलोरी एनर्जी की, तो मात्र 10% ही एनर्जी आगे वाले ट्रॉफिक लेवल में मूव करती है। ये आगे टॉपिक्स आएंगे, डिस्कस करेंगे। तो मेजर कंपोनेंट्स क्या है इकोसिस्टम, एक तो प्रोड्यूसर, जैसे ग्रीन प्लांट्स और ये सब प्रोड्यूसर कैटेगरी में आपके आते हैं। और ये क्या है, जो जैसे कोई भी ग्रीन प्लांट का अगर आप एग्जांपल लोगे तो बेसिकली जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं, दीज ग्रीन प्लांट्स बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट दीज ग्रीन प्लांट्स, तो ये ग्रीन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ये ग्रीन प्लांट्स
जो है ये कहाँ से अपना खाना बनाते हैं, सनलाइट के माध्यम से ये अपना खाना बनाते हैं। और दे यूज सनलाइट, देन दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और फिर सनलाइट के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनता है और जिसका इस्तेमाल आपका इन प्लांट्स के द्वारा अपने फूड के रूप में होता है। और जो प्रोसेस होता है उसे हम फोटोसिंथेसिस शब्द जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वी यूज द टर्म कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे पहली चीज याद रखना कि जो ग्रीन प्लांट है, दीज ग्रीन प्लांट और टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना, ये सब चीजें दे खास तौर से ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी से ही फिर ये जो बन रहा है ये एक प्रकार का केमिकल का ही है, ग्लूकोज और ये सब जो आपके बन रहे हैं उसके माध्यम से फिर आपका फूड आपका बनता है। तो ये आप याद रखना, ये CO2 है, ये आपका वाटर है, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज आपका बनता है। और खाना जो खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स जो हैं, दीज प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसे हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है आपको, और सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप जरूर से डाउनलोड करें अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। Another autotroph is chemotrophs, which is energy generated from oxidation reduction process, sulfur bacteria। अब देखो इसमें क्या होता है, एक तो क्या होता है, एक ऑटोट्रॉफ क्या होता है, वो सनलाइट का, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि सनलाइट का यूज करके और फिर आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एक है जो कि मान लो केमिकल प्रोसेस हो रहा है, मतलब कई प्रकार के है ना, जिसमें जैसे मान लो एक सल्फर बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या है कि कुछ चीजों को चेंजेस करके और अपना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मान लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का गेन या ऑक्सीजन का लॉस है, या इलेक्ट्रॉन का जो चेंजेस हैं उसमें। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ्स है ना, दीज ऑटोट्रॉफ्स, ऐसा नहीं है कि दीज ऑटोट्रॉफ्स ओनली, हम ये कह सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो मात्र सनलाइट के बेसिस पे ही खाना बनाएंगे। दीज ऑल्सो ऑटोट्रॉफ्स ऑल्सो, जैसे सल्फर बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो जो सल्फर बैक्टीरिया है, दिस सल्फर बैक्टीरिया इज ऑल्सो कीमो ऑटोट्रॉफ, मतलब ये केमिकल उसका यूज करके और इट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, अपना फूड जो है वो प्रोड्यूस करता है। फिर हम देखते हैं कंज्यूमर्स में इन्हें हम हिट्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं, क्योंकि खुद खाना नहीं बनेगा। मतलब जैसे ये कोई, जैसे एग्जांपल हर्बीवोर्स है। अब हर्बीवोर्स क्या है, ये क्या करेगा, ये आपका पौधों को खाएगा, और हर्बीवोर्स को खाने वाला कार्निवोर्स होगा, कार्निवोर्स है। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये हिट्रोट्रॉफ से कंज्यूमर कैटेगरी में आते हैं। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 लेवल पे होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, ऑल द प्राइमरी कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, मतलब जो हर्बीवोर्स होंगे ना उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर भी, उनको हम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर शब्द जो है उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दीज प्राइमरी कंज्यूमर्स आर जनरली हर्बीवोर्स इन फीडिंग नेचर, जैसे गोट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। इसी तरीके से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं वो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, जैसे फॉक्स और कैट है, ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और जो इनको खाएंगे, जो लार्ज बड़े कंज्यूमर्स, इनसे टाइगर और लायंस, ये टर्म याद रखना कि जैसे मान लो टाइगर है, लायंस हैं, ये मतलब लायन है, और ये सब क्या है, दीज आर कंसिडर्ड एज टर्शियरी कंज्यूमर्स। इन्हें क्या कहा जाता है, दे आर कंसिडर्ड एज टर्शियरी कंज्यूमर्स। ये आपको याद रखना। तो एक तरफ टाइगर्स हैं, लायंस हैं, दीज टाइगर्स एंड लायंस दे आर कंसिडर्ड एज टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, सेशन को लाइक करें जरूर से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, है ना। द हिंदू सेशन भी आपका मॉर्निंग में होता है, उसको भी जरूर से अटेंड करें। और ये ऐसा कंटेंट, काफ़ी सारी चीज़ें जो है जो मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी कवर भी हो रही हैं, और आप कोशिश करें कि रेगुलर बेसिस पे सेशन को देखें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है डिकम्पोजर्स की। तो इसमें क्या, डिकम्पोजर्स में बेसिकली यू है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके डिकम्पोजर के अंदर आएंगे। तो जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है अगर देखा जाए, द डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक जो भी मटेरियल है प्रोड्यूसर्स, है ना, मतलब जैसे मान लो प्लांट मर गया, एनिमल्स मर गए, मरने के बाद आप देखोगे कि उनके शरीर पूरा खत्म हो जाता है और डिकम्पोज होते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं, वो सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से आपके होते हैं। एंड है ना, तो उसमें कई बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब हैं, और इनको हम वी कैन सेप्रोफाइट्स शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, या सेप्रोट्रॉफ शब्द भी इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये टर्म भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो टर्म है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये जो टर्म है इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना। तो ये सब चीजें हैं। तो ये लेक्चर 1 है। ऐसे ही करके आपका जो लेक्चर है रेगुलर बेसिस में एनवायरनमेंट का लेक्चर होगा।
तो कोशिश करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रेगुलर बेसिस में क्लासेस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करें, सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप को जरूर से डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और भी कई सारे जो लेक्चर्स हैं वो हम जो है कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।